बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एक्वस सॉल्वेंट्स। अब इस चैप्टर में हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में चंद एक बातें करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। इसके अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या उनके केमिकल रिएक्शन पे कोई असरात हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम चंद बुनियादी बातों को ज़ेरे गौर लाते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। दोबारा सुनिएगा, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, इसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं, जैसा कि यहां पे लिखी गई है, इट इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ माइनर कंपोनेंट। अब एक सॉल्यूशन के अंदर माइनर कंपोनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सोल्यूट, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मेजर कंपोनेंट। अब सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट क्या होगा? मेजर कंपोनेंट सॉल्यूशन में होगा सॉल्वेंट। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में पता चला कि इट इज अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ माइनर कंपोनेंट द सोल्यूट एंड द मेजर कंपोनेंट सॉल्वेंट। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होंगे? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे। टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा सोल्यूट। अब एक सोल्यूट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करेंगे। माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन which is dissolved in solvent। इसके अलावा सेकेंड कंपोनेंट क्या होगा? सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, और इसकी डेफिनेशन कैसी होगी कि इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। हैव एबिलिटी टू डिजॉल्व। किस चीज को डिजॉल्व करेगा? ऑब्वियसली सोल्यूट को। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which have ability to dissolve। तो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? हम वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, मगर उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट में कौन कौन सी खुसूसियात मौजूद होनी चाहिए। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट की वो ये कि ये इजीली अवेलेबल हो। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? एक तो वो आसानी से अवेलेबल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसा कि वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 एट 20 डिग्री सेल्सियस है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी? लॉन्ग रेंज ऑफ लिक्विड। अब हम जानना चाहेंगे लॉन्ग रेंज ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है। तो इससे मुराद ये है कि जैसा वाटर के हम एग्जांपल लेके यहां पे आपको बताते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस।
और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद तो वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से लो टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में होगा। तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो इससे मुराद ये है कि इसकी लिक्विड रेंज ज़्यादा है। तो जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा उसकी लिक्विड रेंज ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट्स लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट को लिक्विड रहना चाहिए। तो ये चंद एक बातें थी जो हमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो देखें, वाटर इजीली अवेलेबल भी है, इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई है, हमने बताया 80 एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो लिक्विड की रेंज है वो भी ज़्यादा है। टेम्परेचर के हवाले से हम बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा इट्स लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब जानना ये है कि लिक्विड अगर ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रहता है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हमें फ़ायदा ये होगा, देखिए हम नॉर्मली जो रिएक्शंस करवाते हैं वो लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे बहुत कम करवाते हैं। हम चाहते हैं कि रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम कोई रिएक्शन करवा लें। तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टी मौजूद हो कि वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करे। फिर हम बात करेंगे अल्केमिस्ट के बारे में। हम जानते हैं अल्केमिस्ट कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि कम कीमत धातुओं को बेश कीमत धातुओं में बदलने की कोशिश में मसरूफ थे। वो ऐसा तो नहीं कर पाए, मगर उनके इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजा में कुछ नई डिस्कवरीज हुई। जैसा कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में जो एक तखय्युल पेश किया गया वो सबसे पहले अल्केमिस्ट ने पेश किया। तो 17th सेंचुरी में अल्केमिस्ट्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिवर्सल सॉल्वेंट के बारे में अपना नजरिया पेश किया और इन्होंने यूनिवर्सल सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन बयान की। और वो डेफिनेशन क्या थी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज अ हाइपोथेटिकल solvent which have ability to dissolve all other substances। यानी कि अल्केमिस्ट के मुताबिक ये ऐसा तखय्युलाती सॉल्वेंट होगा, यानी हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा तखय्युलाती ख्याली सॉल्वेंट होगा जो कि एबिलिटी रखता है, सलाहियत रखता है किस चीज की, कि वो तमाम के तमाम सॉल्वेंट, तमाम के तमाम कंपोनेंट्स, तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो हम उसे नाम देते हैं, उस यूनिवर्सल सॉल्वेंट को अल्केमिस्ट ने नाम दिया अल्काहेस्ट। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, अल्केमिस्ट ने हाइपोथेटिकल सॉल्वेंट के बारे में बताया जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं कि ये तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है और ऐसे सॉल्वेंट को हम नाम देंगे अल्काहेस्ट। यानी कि ये ऐसा सॉल्वेंट होगा जो कि गोल्ड, प्लाटिनम, जो भी मेटल्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। अब इनके इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजा में चंद दीगर बातें भी सामने आई, जैसा कि इन्होंने चंद न्यू रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कवरीज की। इसके अलावा न्यू सॉल्वेंट्स अनकवरिंग, यानी कि नए सॉल्वेंट्स भी इस दौरान डिस्कवर हुए।
कुछ नए कंपाउंड जो हैं वो भी डिस्कवर हुए। अर्लियर केमिकल रूल और वो क्या है? लाइक, डिसॉल्व, लाइक। तो ये केमिकल रूल भी अल्केमिस्ट के वर्किंग के दौरान ही सामने आया। इसके बाद हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करता है, यानी सॉल्वेंट की नेचर चेंज होने से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। मगर हम जानना ये चाहते हैं कि सॉल्वेंट के इफेक्ट को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर किसने नोट किया, फर्स्टली किसने ऑब्जर्व किया। तो अब हम जानना ये चाहते हैं कि क्या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट है या नहीं है। तो ब्रैथलॉट एक साइंटिस्ट थे। फर्स्टली उन्होंने हमें बताया कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर सॉल्वेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। और वो क्या कर रहे थे और उन्होंने एस्टेरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर सॉल्वेंट के इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। तो ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन ही ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ solvent on rate of chemical reaction। अब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन इक्विलिब्रिया। तो 1896 में इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन इक्विलिब्रिया इसको ऑब्जर्व किया गया। और कब ऑब्जर्व किया गया? विद द डिस्कवरी ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। नॉर्मली उनके पास एक केमिकल कंपाउंड था, तो उन्होंने उसको 8 सॉल्वेंट में डाल के और फिर उसको ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर कीटो फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा रहती है और कहाँ पर इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा रहती है। तो ड्यूरिंग कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म उन्होंने इक्विलिब्रिया पर सॉल्वेंट के इफेक्ट को बयान किया। और उनके मुताबिक जो उन्होंने उस वक्त ऑब्जर्व किया कि कीटो फॉर्म जो है वो एक्वस सॉल्वेंट में ज़्यादा मिकदार में मौजूद रहेगी और इनोल फॉर्म वो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें इनोल फॉर्म की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इक्विलिब्रिया। तो कीटो इनोल फॉर्मेशन जब होती है तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और कीटो और इनोल फॉर्म में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो 8 सॉल्वेंट्स के ज़रिए से उन्होंने सॉल्वेंट के इफेक्ट्स को ऑब्जर्व किया ऑन कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म और इक्विलिब्रिया। और इसका रिजल्ट क्या रहा? उन्होंने बयान किया कि अगर हम किसी भी टॉटोमेरिक फॉर्म को बयान करना चाहते हैं कि उसकी परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा सॉल्वेंट की नेचर का। तो वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट की नेचर पर कि किस नेचर का किस नेचर की टॉटोमेरिक फॉर्म हाई परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रही है। फिर हम बात करते हैं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की। तो एक्वस सॉल्वेंट तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि वाटर इज़ अ एक्वस सॉल्वेंट। अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं
यानी कि अमोनिया है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो इन सॉल्वेंट्स को हम नाम देते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का। तो पहले एक्वस सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो एक्वस सॉल्वेंट क्या होगा जी? वाटर इज अ एक्वस सॉल्वेंट। और इसके अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होंगे? सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर, तो हम इन्हें नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं। तो उसमें हम एग्जांपल लेंगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, या इसके अलावा हम यहाँ पर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं अमोनिया। तो बाकी सॉल्वेंट्स को हम और उनके केमिकल रिएक्शन को, उनके असरात क्या होते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर और इक्विलिब्रियम पर क्या असरात होते हैं, किस तरह से वो एक रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं, इन तमाम बातों का हम आगे जिक्र करेंगे।